कोशिश क्या कुछ करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो? खान-पान का ध्यान, रूटीन क्या कुछ होना चाहिए? मैं जो देख रही हूँ कि मोर देन 30-40% सिजेरियन इसलिए हो रहा है कि पेशेंट बोलती है मेरे से नहीं होगा। फॉर डॉक्टर ऑल्सो फटाक से क्लिनिक गए, फटाक से ऑपरेशन किए, फटाक से पैसा लिया, फटाक से घर आ गए। हर एक महिला चाहती है कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसके लिए उनको क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए जो भी बाकी बचे हुए महीने हैं उस दौरान? एकदम स्वीट्स तो एकदम नहीं खाना चाहिए, मीठा तो हम मीठा बिल्कुल नहीं भी खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर मेरे इलाज में 9 महीना कोई रहा है, 9 महीना भी नहीं, अगर वो इवन 7 महीने के बाद अगर मेरे इलाज में है, तो आई वुड गिव यू अ मोर देन 90% चांस फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ये कह सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करवाना है तो सारिका रॉय के पास आना है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बात है। डिलीवरी के बाद जो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसे रोकने के लिए मतलब पहले से कुछ ऐसा करना होता है कि अगर खान-पान पे ध्यान या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो? क्यों होता है ज़्यादा ब्लीडिंग? डिलीवरी के बाद ज्यादा ब्लीडिंग होने का कारण एक तो है मल्टीपैरस, बहुत सारे बच्चे जिसको हुए हुए हैं। जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप कैसे पता करते हैं कि इसका नॉर्मल डिलीवरी होना है या फिर सी सेजेरियन या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन होना है? देखिए, जब तक डिलीवरी हो नहीं जाती है तो धरती का कोई इंसान नहीं बोल सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी। बहुत लोगों की ऐसी धारणाएं बनी हुई कि पहले के जमाने में कहाँ कोई डॉक्टर होते थे, कहाँ बिल्कुल, कोई अस्पताल होते थे, बिल्कुल, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो बिल्कुल, जाती थी। लेकिन बिल्कुल। आज के डेट में नॉर्मल डिलीवरी का संख्या कम कैसे हो गया? बिल्कुल, पहले ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी, तो मौतें भी ज़्यादा होती थी और वो स्वीकारक थी। पटना में बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बड़े-बड़े डॉक्टर बैठते हैं। लेकिन जब डॉक्टर सारिका रॉय की क्लिनिक में लोग आते हैं तो सरकारी अस्पताल से भी ज़्यादा मरीज यहाँ पे रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे तो सरकारी अस्पताल जैसा स्थिति है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या करती हैं आप? हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं और ऐसा सरकारी हॉस्पिटल जैसा इसलिए लगता है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स आर आउट पेशेंट। तो वो लोग जब आते हैं तो अपने पूरे परिवार, फूफा, फूआ-मुआ सब जितने होते हैं, सब परिवार को झोला झंडा लेके आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पटना की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारिका रॉय। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार आपका एक बड़ा नाम है और पूरे बिहार से लोग सोशल मीडिया पे भी जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो लोग कमेंट करते रहते हैं कि सारिका रॉय ही पटना में एक ऐसी डॉक्टर है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जानी जाती है। तो ऐसा क्या है जो लोग सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ सारिका रॉय ही प्रयास करती है कि पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बाकी डॉक्टर्स क्यों नहीं करते? सब डॉक्टर करते हैं, ऐसे ये गलतफ़हमी है कि बाकी डॉक्टर नहीं करते हैं प्रयास नॉर्मल डिलीवरी के लिए। परंतु नॉर्मल डिलीवरी एक रिस्की चीज़ होता है और कोई भी चीज़ का जब जो भी चीज़ रिस्की होती है उसकी ज़िम्मेवारी 50% मरीज़ और 50% ही डॉक्टर अपने ऊपर ले सकता है। हुँ, अगर एकदम हर चीज़ आपको सेफ चाहिए हुँ। तो डेफ़िनेटली इनफैक्ट सिज़ेरियन भी जब हम लोग करते हैं तो भी रिस्क बॉन्ड साइन कराते हैं कि उसमें भी रिस्क बेहोशी। रहता है। हाँ, उसमें भी रिस्क रहता है। कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो उसमें रिस्क है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़ तो आपका नसीब होता है। हुँ, तो ये मरीज़ अब भूल गया है कि मेरा नसीब भी कोई एक चीज़ है। हुँ, हर चीज़ वो डॉक्टर के ऊपर ही आधारित हो जाता है कि नहीं डॉक्टर की गलती से हुआ है। हुँ, जो भी मेरे साथ भी अगर कोई हादसा हुआ है तो वो किसी की गलती नहीं कि वो ड्राइवर ऐसा था कि फलाना ऐसा था, वो मेरे नसीब में लिखा हुआ था, वैसा वो होना था मेरे साथ। चाहे अगर मेरा एक्सीडेंट होता है हुँ, तो इट्स नॉट द ड्राइवर्स फॉल्ट, इट्स नॉट द कार्स फॉल्ट, इट्स नॉट कि सामने से जो आ रहा है उसकी गलती नहीं है। हुँ, वो उस दिन का मेरा लिखा हुआ था, मेरे कोई कर्म थे, ये मेरा मानना है। हुँ, दिस इज वन पार्ट। हुँ, द सेकेंड पार्ट इज एज अ ह्यूमन बीइंग आदमी क्या कर सकता है, अपनी टीम को अलर्ट कर सकता है, स्ट्रिक्ट रह सकता है, बहुत आई वुड से आर्मी रूल टाइप डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में अपने स्टाफ को रख सकता है ताकि गलती से भी गलती ना हो। बिल्कुल। बट गलती से भी गलती नहीं करके भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के हाथ में नहीं है, जैसे कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना और वो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा है। जी। तो ये पीपीएच सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी में नहीं, सिजेरियन में भी पाया गया है। हुँ, सिजेरियन में भी बहुत बार बच्चा बाहर निकल जाता है और यूट्रस रिलैक्स का रिलैक्स ही रह जाता है और किसी भी हालत में वो बंद ही नहीं होता, उसका ब्लीडिंग और बच्चेदानी निकालनी पड़ जाती है अच्छा। पेशेंट की जान बचाने के लिए। बिल्कुल। हुँ, तो ये सब कुछ कुछ चीजें, जैसे किसी को लड़का हो रहा है, किसी को लड़की हो रही है, ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है। हुँ, पर मरीज अब चाहता है कि सब चीज, इंसान सब चीज अपने हाथ में करना चाहता है, वो खुद ही भगवान बनना चाहता है, तभी भी भगवान की पूजा करता है। हुँ, तो चाहे तो भगवान की पूजा करना आप लोग बंद कर दीजिए। हुँ, वन ऑफ द टू इज ट्रू। हुँ, इफ एवरीथिंग इज इन योर हैंड देन व्हाई यू गोइंग टू गॉड? बिल्कुल। राइट। मेरा मानना है कि हम लोग अपने कर्म
कोशिश करें जितना अच्छा कर सकें, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ें, मेहनत करें। हाँ, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप डॉक्टर को या उसके टीम को, बिकॉज़ डॉक्टर फिज़िकली सब जगह मौजूद पर्सनली नहीं रह सकता है। डिलीवरी के बाद जो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसे रोकने के लिए मतलब पहले से कुछ ऐसा करना होता है कि अगर खान-पान पे ध्यान या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो? क्यों होता है ज़्यादा ब्लीडिंग? डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होने का कारण एक तो है मल्टीपेरेस, बहुत सारे बच्चे जिसको हुए हुए हैं, तो वो यूट्रस थक जाता है, तो कभी-कभी इतना थक जाता है कि वो अब बच्चा काम पैदा करना करने के बंद बाद, कर हाँ, देता वो है। बोलता है कि अब हमको ताकत नहीं है कि अब आई विल कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड माय सेल्फ, तब उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। कभी-कभी प्राइमरी फर्स्ट बच्चे में भी, कभी-कभी बहुत रेयर है, पर येस कभी-कभी पहले बच्चे में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो हॉस्पिटल में डिलीवरी की जाती है। वैसे तो हॉस्पिटल की ज़रूरत क्या है? क्योंकि डिलीवरी ऐसी चीज़ है जो घर की, इट्स अ नेचुरल थिंग। बिल्कुल। बच्चा अंदर लाने के लिए तो आप हॉस्पिटल नहीं जाते हो। कोई ऐसी संस्था नहीं बनी है कि भई वहीं जाइएगा तो बच्चा मिलेगा। वो घर में होता है। तो निकालने के लिए भी आप घर में भी रह सकते हो। खाना खाते हैं घर में, निकालते भी घर में हैं। पर व्हाय बच्चा अंदर जाता है घर में, पर निकालने के लिए आप हॉस्पिटल में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि निकालते समय बहुत लोगों को ये पाया गया है कि बहुत माताएँ और बच्चे मरते थे। तो उसका संख्या कम करने के लिए आदमी हॉस्पिटल में आता है। अब मरीज को लगता है कि उसकी संख्या कम नहीं, उसकी कम संख्या को शून्य करने के लिए हम हॉस्पिटल आते हैं। बिल्कुल। जिस हॉस्पिटल में ये संख्या शून्य हो जाएगी, वो हॉस्पिटल नहीं, फिर उसके बाद उसको एक जागृत मंदिर बोला जाएगा। उस संख्या को कम से कम करना ही हम लोग के हाथ में है। बहुत लोगों की ऐसी धारणाएँ बनी हुई कि पहले के ज़माने में कहाँ कोई डॉक्टर होते थे, कहाँ कोई बिल्कुल, अस्पताल होते थे, बिल्कुल, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो बिल्कुल, जाती थी। लेकिन बिल्कुल। आज के डेट में नॉर्मल डिलीवरी का संख्या कम कैसे हो गया? बिल्कुल, पहले ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी, तो मौतें भी ज़्यादा होती थी हुँ, और वो स्वीकारक थी। हुँ। वो एक्सेप्टेड था, एक्सेप्टेड मेंटली, था। हाँ, हाँ, मेंटली आदमी प्रिपेयर्ड था। कि हो सकता है ऐसा। हाँ, हाँ। इनफैक्ट बोलता था कि एक औरत बच्चा जब पैदा करती थी, तुम्हारा तो नया जन्म हुआ है। मतलब तुम मौत के मुँह से निकल के आ गई, तुम फिर मौत के मुँह से निकल के आ गई। ठीक है? तो इसीलिए वो एक मेंटली यू आर एवरीथिंग इज़ इन द माइंड। एवरीथिंग इज इन द माइंड। तो अब एक्सपेक्टेशन ही ऐसा हो गया कि नहीं, अब मेरी पेशेंट अगर जिंदा हॉस्पिटल में गई है तो वो जिंदा ही वापस आए, हुँ, मेरा बच्चा जिंदा हॉस्पिटल के अंदर गया तो वो जिंदा ही वापस आए। और ये एक्सपेक्टेशन के लिए ही ना वो हॉस्पिटल आता है। पर ये मानना है कि 100% कहीं नहीं हो सकता है, नॉट इवन अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे टॉप एकदम डॉक्टरी का एकदम परम सीमा जहाँ पे है, वहां पे भी नहीं होता जो है। महिलाएँ आपसे दूर हैं, जो महिलाएँ डॉक्टर सारिका रॉय के पास नहीं आ सकती हैं, उनके लिए क्या संदेश है? अगर वो चाहती है, अगर प्रेग्नेंट हुई है, अगर चाहती है कि हम नॉर्मल डिलीवरी करें, एट लीस्ट कोशिश तो अपने हाथ में होती है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। तो कोशिश क्या कुछ करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो? खान-पान का ध्यान, रूटीन क्या कुछ होना चाहिए? अगर सच में मेरे से मानिए, सबसे पहली चीज विश्वास, हुँ, अपने ऊपर विश्वास कि मैं नॉर्मल कर सकती हूँ। हुँ, मैं जो देख रही हूँ कि मोर देन 30-40% सिज़ेरियन इसलिए हो रहा है कि पेशेंट बोलती है मेरे से नहीं होगा, हुँ, आई कैन नॉट डू इट, हुँ, ये दर्द नहीं बर्दाश्त होगा। जबकि हुँ, मेरे हम लोगों के पास पेनलेस डिलीवरी के इतने फैसिलिटीज़ हैं, हुँ, वाटर बर्थ है, एपिड्यूरल है, व्हाट डू यू कॉल दैट, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब जो लाफिंग गैस होता है वो है। वी हैव सो मेनी मेथड्स जिससे आप अपने डिलीवरी प्रोसेस को इतना एंजॉयबल कर सकते हैं, यादगार कर सकते हैं, ज़िंदगी भर का एक ये मेमोरी होता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। हुँ। पर इस चीज़ को इंसान एन्जॉय नहीं कर रहा है और बस कैसे करके फटाफट, इट्स लाइक दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ ज़ोमैटो हुँ, एंड हुँ। स्विगी एंड ब्लिंकिट। दे वांट इट फास्ट। मतलब आसानी से जितना बस आसानी से हो फटाक से, जाए। हाँ, हाँ। फटाक से बच्चा बाहर निकालो और हुँ, फटाक से उसको पाल दो और फटाक से बोर्डिंग स्कूल में डाल दो एंड यू आर हाँ, डन। झंझट खत्म। बस। हाँ। तो फिर फॉर डॉक्टर आल्सो फटाक से क्लिनिक गए, फटाक से ऑपरेशन किए, फटाक से पैसा लिया, फटाक से घर आ गए। हाँ, तो इट इज़ बोथ एंड्स, दोनों का जो डिमांड है वो मीट हो रहा है। हुँ, तो इसलिए आप सिर्फ डॉक्टर पे इतना बोझ डाल के ये बोलना कि डॉक्टर ही ज़िम्मेवार है हुँ, नॉर्मल डिलीवरी को लुप्त करने के लिए, नो, हम इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। हर डॉक्टर चाहता है कि वो अच्छा रहे। हुँ, हर डॉक्टर, हर इंसान दूसरे की नज़र में अच्छा रहना हुँ, चाहता है। हुँ, वो आपकी नज़र में अच्छा नहीं रह पा रहा है, तो कहीं न कहीं आप में भी कोई दोष था, हुँ, इसीलिए। हुँ। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आते हैं, तो आप कैसे पता करते हैं कि इसका नॉर्मल डिलीवरी होना है या फिर सी सेज़ेरियन या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन होना?
देखिए, जब तक डिलीवरी हो नहीं जाती है तो धरती का कोई इंसान नहीं बोल सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी। क्योंकि कॉर्ड प्रोलैप्स जैसी चीज़ें, फीटल डिस्ट्रेस, म बच्चा पेट में पॉटी कर दिया, अचानक बच्चे का दिल का धड़कन नीचे गिर गया, तो ये सब चीज़ें जो एकदम जस्ट सडनली अभी अर्थक्वेक आ जाएगा, सुनामी आ जा जाएगा, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अनुमान लगा सकता है, प्रिडिक्ट मतलब 100% कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता है। जैसे कुंडली भी आदमी देखता है तो 100% नहीं कह सकता कि इस दिन ऐसा ही बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली होगा। एक एक अनुमान, प्रेडिक्शन होता है। यस। तो आपके हाथ में इतना ना फ्यूचर को जानने की कोशिश ना करें, ये मेरा मानना है। हुँ, आप प्रतिदिन इस वक़्त, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, इस समय, इस वक़्त मुझे मेरा क्या कर्तव्य है, बस उतना ही छोटा स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स आप कीजिए। हुँ, अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे विश्वास कायम अपने ऊपर रखना है, हुँ। दवाइयाँ टाइम से खानी है, जो एक्सरसाइज़ किया गया बोला गया है वो करना है, गर्भ संस्कार करना है, सेल्फ केयर करना है एंड अपने कर्म अच्छे रखने हैं। दैट्स ऑल यू कैन डू। रेगुलर चेकअप में रहना है। प्रेगनेंसी का अगर 1-2 महीना हो गया तो उसके बाद फिर अगर उनको नॉर्मल मतलब वो चाह रही हैं कि हमारा नॉर्मल हर एक महिला चाहती है कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उसके लिए उनको क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए जो भी बाकी बचे हुए महीने हैं उस दौरान? एकदम स्वीट्स तो एकदम नहीं खाना चाहिए, मीठा तो हम मीठा बिल्कुल नहीं भी खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? बिल्कुल नहीं। आज से मुझे पता आज से 30 साल पहले जब बच्चा कम चलता था तो डॉक्टर लोग डेक्स्ट्रोज़ का सलाइन चढ़ाते थे कि बच्चा चले। तो वो एकदम लीथल है। एब्सोल्युटली नो टू शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जिस दिन आपको पता चले यू आर प्रेग्नेंट, ऑफ विथ हुँ, स्वीट्स। एकदम मीठा नहीं खाना है। हुँ। शुगर को जितना कम रखेंगे, बच्चे का शुगर उतना बढ़ता है। अच्छा। माँ का शुगर जब बढ़ता है तो बच्चे का शुगर घटता है। हुँ, तो डिलीवरी के बाद अगर बच्चे का शुगर कम है मतलब माँ का शुगर ज़्यादा था, हुँ, जो नज़रअंदाज हुआ है और जिसका सही इलाज नहीं हो पाया है। हुँ, बहुत लोगों का ये क्वेरी रहता है कि इंसुलिन क्यों चलाते हैं? हम तो डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, दवाई से भी कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। पर आप अगर डायबिटिक हो जाएँगे तो, वो डायबिटिक हो जाएगी तो, मैं डायबिटिक हो जाएँगी तो, बिकॉज़ वी हैव अ लॉन्ग लाइफ। हुँ, बच्चे का लाइफ आपके पेट के अंदर सिर्फ 9 महीना है, हुँ, जिसमें शुगर बढ़ने लगता है 6 महीने के बाद। हुँ, बच गया आपके पास सिर्फ 3 महीना। हुँ, उस 3 महीने में जिस रफ्तार से शुगर बढ़ता है और जिस रफ्तार से बच्चा उससे डैमेज होता है, कंट्रोल करना मुश्किल है। उसको कंट्रोल जब तक आप अपना डाइट, एक्सरसाइज़ और ये सब के चक्कर में आप डिसाइड कीजिएगा कि भैया एम आई एबल टू कंट्रोल, तब तक तो योर टाइम इज़ गेम इज़ ओवर। हुँ, द टाइम इज़ हाँ, क्लिकिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका टेस्ट पेपर में इतना क्वेश्चंस लिखना है, टाइम आप पेपर आप आपका छिना जाएगा। हुँ, आपने नहीं लिखा तो 0 बटा सन्नाटा। हुँ। योर गेम इज़ ओवर। तो चाहे तो बच्चा को कॉम्प्लिकेशन होता है या डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन होता है, सिज़ेरियन होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान भी जब महिलाएँ प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान भी कुछ दवाइयाँ चलती है, तो फिर जब नॉर्मल डिलीवरी होना होता है तो फिर उस दौरान कौन-सी दवाइयाँ चलती हैं? देखिए, अगर अच्छे खाते-पीते घर की है, उसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, धूप सेकती है, नेचुरल नेचुरल थेरेपी में हुँ, है, तो हॉनेस्टली शी डज़न्ट रिक्वायर एनीथिंग। हुँ, शी जस्ट रिक्वायर्स 2 टेटनस का इंजेक्शन, वो भी क्योंकि इंडिया में हम लोग हैं और इंडिया अभी टेटनस मुक्त नहीं हुआ है। हुँ, इन वेस्टर्न वर्ल्ड में वो भी शायद नहीं पड़ता है। हुँ, बट अदरवाइज फॉलिक एसिड बिफोर प्रेगनेंसी ही अगर 1 महीना पहले से फॉलिक एसिड और इकोस्प्रिन भी हम रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड हुँ, करते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई बच्चे का अच्छा होता है। हुँ, ब्लड सप्लाई ब्लड ही पे आपके पोषण पे ही आपका गाड़ी अच्छे पेट्रोल पे चलता चलता है, हुँ, आपका शरीर अच्छे खाने पे चलता है, उसी तरह से आपका बच्चा अच्छे खून पे जीवित है। तो आपका खून अच्छा हो, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। हुँ। तो उसको अच्छा करने के लिए इकोस्प्रिन इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन दैट वी यूज़ एंड 3 महीने के बाद वी स्टार्ट विद आयरन एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी। ये प्राइमरी दवाइयाँ हैं जो हर महिला को हम लोग देते हैं जब वो हम लोग के केयर में आती है। पटना में बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बड़े-बड़े डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन जब डॉक्टर सारिका रॉय के क्लिनिक में लोग आते हैं तो सरकारी अस्पताल से भी ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे तो सरकारी अस्पताल जैसा स्थिति है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या करती हैं आप? हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं और ऐसा सरकारी हॉस्पिटल जैसा इसलिए लगता है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स आर आउट पेशेंट। हुँ, हुँ। तो वो लोग जब आते हैं तो अपने पूरे परिवार फूफा, फूआ, मुआ सब जितने होते हैं सब परिवार को झोला झंडा लेके आते हैं। तो मरीज़ होता है 1 और उसके अटेंडेंट होते हैं 10। इसलिए लगता है कि वहाँ पे भीड़ है, अदरवाइज़ इट्स नॉट ट्रू एंड प्लस मेरा जो सिस्टम है देखने का वो है दैट डे टाइम में आई डोंट सी द पेशेंट्स बिकॉज़ दैट आई वांट टू सी द पेशेंट्स व्हेन आई हैव द रिपोर्ट्स इन माय हैंड। सिर्फ मरीज का शक्ल देख के हम शादी के लिए थोड़ी ना
मुलाकात कर रहे हैं कि सुंदर है कि नहीं, या फिल्म के लिए थोड़े ना किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। आई वांट टू सी द पेशेंट इज कम टू मी फॉर एडवाइस। तो मैं एडवाइस कब दे सकूंगी? जब मुझे पता होगा उसका बीपी कितना है। मुझे बीपी ही नहीं पता है तो मैं क्या उसको जानूंगी? उसका वजन नहीं पता है मुझे, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसका शुगर कितना है, मुझे उसके उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके। और हाथ से आप छू कर बीपी नहीं बता सकते, आप शुगर नहीं बता सकते, आप जॉन्डिस मतलब कि जॉन्डिस अगर है वो बता सकते हैं, कितना है वो नहीं बता सकते हैं। तो हाथ से छूकर जितना आप बता सकते हैं उसे बहुत ज्यादा अच्छे से और एक्यूरेटली आपकी मशीनें बताती हैं। तो हम पहले पेशेंट को देखें, उसको मुस्कुराए, उसको कॉफी ऑफर करें और उसके बाद उसको बोले चलिए आप ये 10 टेस्ट लिखती हूँ, आप ये करके आइए। फिर उस समय एक्चुअली इलाज शुरू होता है टेस्ट के बाद। तो ये पहली जो मतलब एक मुलाकात है, प्रोसेस होता है, उस दौरान यस, मरीजों को ये कई बार पहली आना। मुलाकात सिर्फ पेशेंट कैप्टिवेटिंग होता है, जो हमको कैप्चर करना ही नहीं है ना। मैं आई एम नॉट डूइंग बिजनेस, आई एम नॉट डूइंग बिजनेस। एंड डेफिनेटली मैं सबको बोलती हूँ जो भी यहाँ पे आता है वो वैसा ही मरीज आए जिसको एक्चुअली कहीं और से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जिसको लोकल डॉक्टर से बेनिफिट मिल पा रहा है। व्हाई शुड दे गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड कम। डॉक्टर सारिका रॉय दिन भर में कितने पेशेंट देखती हैं एवरेज? सब सीजन पे डिपेंड करता है। जैसे आज आपसे बैठी हुई हूँ इसलिए क्योंकि आज पेशेंट कम है, शादी का माहौल है, तो पेशेंट आज कम है। और जब बहुत पेशेंट होते हैं तो हम लोग पर लिमिट कर देते हैं, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट डू जस्टिस। देखने को आदमी 1000 का नंबर लगा ले, बट दैट इज नॉट योर इंटेंशन। यू मस्ट सी दैट मेनी पेशेंट्स, एज मेनी एज मेरे पूछने यू का कैन। हाँ, मेरे पूछने का मतलब ये था कि जैसे जितने भी पेशेंट देखते हैं तो कितने परसेंटेज ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल डिलीवरी होता है और कितने परसेंटेज ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेशन से बच्चा होता है? देखिए, अगर मेरे इलाज में 9 महीना कोई रहा है, 9 महीना भी नहीं, अगर वो इवन 7 महीने के बाद अगर मेरे इलाज में है, तो आई वुड गिव यू अ मोर देन 90% चांस फॉर नॉर्मल डिलीवरी। पर अगर इलाज कहीं और से हुआ हुआ है एंड देन यू कम फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो इट वुड बी स्टिल इट वुड बी नॉट मोर देन, मतलब 70%, तब भी आपका 70-80% चांस है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी मतलब होगा। ये कह सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करवाना है तो सारिका रॉय के पास आना है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बात है। हाँ, बट यस, हमको बहुत शौक है। और देखिए, जो चीज़ आप शौक से करते हैं, पैशन से करते हैं और मजबूरी में नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे डॉक्टरी करना ही है और मुझे डिलीवरी करवाना ही है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। इनफैक्ट मेरी मजबूरी है कि मुझे बच्चे पालने हैं, मुझे घर देखना है, मुझे मैनेजमेंट करना है। ये मेरी मजबूरी है, तो इसलिए शायद मैं वो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। पर डॉक्टरी मेरे लिए एक शौक है। तो इसीलिए शायद जो चीज़ आप शौक से करती हैं वो अपने आप आई थिंक अच्छे से उभर के आती है। चलिए, धन्यवाद। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और इससे संबंधित आपके पास भी कोई प्रश्न हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।